अनाथ बहनों का अमीर भाई के साथ पहला भाई दूज। तुम लोगों को सच में नहीं पता कि पिंकी कहाँ गई है? सुबह से ये लड़की गायब है, हर जगह ढूंढ लिया इसे लेकिन कहीं नहीं मिल रही। मुझे तो पिंकी की बड़ी ही टेंशन हो रही है। आजकल का माहौल कितना खराब है। लक्ष्मी, पूनम, आरती और परी चारों बहनें अपनी बहन पिंकी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती हैं। पिंकी सुबह से ही लापता होती है। चारों बहनें अपनी बहन को काफी ढूंढती हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। आखिर में चारों बहनें थक हार कर सड़क पर बनी अपनी झोपड़ी में आकर बैठ जाती हैं। सभी की आंखों में आंसू होते हैं कि तभी अचानक पिंकी हाथों में एक पन्नी लिए घर आती है। पिंकी, तू कहाँ चली गई थी? तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसे बिना बताए कहीं मत जाया कर। और ये तेरे हाथों में क्या है? इसके अंदर खाना है। क्या खाना? लेकिन ये खाना कहाँ से आया? वो मेन रोड है ना, वहाँ पर जो भिखारी बैठते हैं, मैं भी आज उन्हीं भिखारियों के साथ बैठकर भीख मांग रही थी तो एक भैया ने मुझे भीख में अपना ये बचा हुआ आलू का पराठा और अचार दिया। क्या कहा तूने? तूने भीख मांगी? अरे जब लक्ष्मी दी और पूनम दी कमा रही है तो तुझे भीख मांगने की क्या जरूरत थी? हम गरीब हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भीख मांगकर अपना पेट भरें। आप मुझ पर ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? हम जैसे सभी गरीब लोग भीख ही मांगते हैं और अगर मैंने भीख मांग ली तो क्या हुआ? वैसे भी आप सब कहते हो ना कि हम बाजू बहने अनाथ है। अनाथ का कोई नहीं होता, उन्हें इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारनी होती है। पिंकी की ऐसी बातें सुन लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना किसी से कुछ कहे बाहर आ जाती है। माँ, आप क्यों हमें छोड़कर चली गई? कम से कम आप थी तो हम पर किसी बड़े का साया तो था। आपके जाते हम पांचों बहनें अनाथ हो गई। माँ, हमें आपकी बहुत याद आती है। इन पांचों बहनों की माँ कुछ समय पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी। अपनी छोटी छोटी बहनों को पालने के लिए सबसे बड़ी बहनें लक्ष्मी और पूनम आसपास के घरों में साफ सफाई का काम ढूंढ लेती हैं। अनाथ होने की वजह से इन पांचों अनाथ बहनों को इस समझ में रहने में बड़ी दिक्कत आती थी। ऐसे ही और अब त्योहार का मौसम शुरू हो जाता है। गरीबी की वजह से पांचों अनाथ बहनों का ये परिवार कभी किसी त्योहार को नहीं मना पाया, लेकिन कुछ दिनों में एक ऐसा त्योहार आने वाला होता है जिसका हर भाई बहनों को इंतजार होता है। क्या हुआ पूनम दी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? आरती, तुम तो जानती हो कि कुछ दिनों में भाई दूज का त्योहार आने वाला है। हर त्योहार में तो हम रूखा सूखा ही बना लेते हैं, लेकिन इस भाई दूज पर न जाने क्यों मुझे पहली बार इतनी ज्यादा एक भाई की कमी महसूस हो रही है। हर साल भाई दूज पर मैं देखती हूँ कि बहनें कैसे अपने भाई के साथ भाई दूज का त्योहार बनाती, उनके साथ हंसती खेलती हैं, उन्हें तोहफे देती हैं, उनके साथ अलग अलग जगह घूमने जाती हैं। लेकिन हम पांचों तो इतनी बदनसीब है कि माँ बाप के साथ साथ हमारा तो कोई भाई भी नहीं है। जैसे जैसे भाई दूज का दिन करीब आने लगता है वैसे वैसे सभी बहनों को भाई की कमी खलने लगती है, लेकिन कोई भी एक दूसरे से अपना दुख जाहिर नहीं करता। दीदी, कल भाई दूज का त्योहार है, सभी भाई बहन भाई दूज बनाएंगे। मेरा भी भाई दूज बनाने का मन कर रहा है। परी, ऐसे उदास नहीं होते। चलो आज मैं तुम्हें मेला घुमा कर लाती हूँ, यहीं पास में मेला लगा है। दीदी, मेले में आप मुझे झूला भी झुलाओगी ना? परी, झूला झुलाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मनपसंद कुल्फी तुम्हें जरूर दिलाऊंगी। कुल्फी का नाम सुनते ही परी खुशी से कूदने लगती है और अपनी बड़ी बहन पूनम का हाथ पकड़कर मेले चली जाती है। मेले में लगे झूले, लोगों के चहल पहल देख पूनम और परी दोनों ही काफी खुश होते हैं। मेला घूमने के बाद दोनों बहनें घर जाने के लिए जैसे ही मेले से बाहर निकलती हैं कि तभी रास्ते में उनकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो सड़क के कोने में डर कर खड़ा हुआ था। असल में उस लड़के के सामने काफी सारे कुत्ते थे जो उसे जोर जोर से भौंक रहे थे। भागो, यहाँ से भागो वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दीदी, वो भैया तो खतरे में है, अगर किसी कुत्ते ने उन्हें काट लिया तो? परी, तुम यहीं रुको। पूनम सड़क पर पड़े पत्थरों को उठाती है और उन कुत्तों पर फेंकने लगती है, जिसके चलते वे कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। आप ठीक तो है ना? थैंक गॉड आप टाइम पर आ गई, वरना वो कुत्ते तो मुझको ही खा जाते। अरे भैया, कुत्ते आपको खाते नहीं बल्कि काटते हैं, और पता है जब कुत्ते काटते हैं ना तो पूरे 14 इंजेक्शन लगते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो आप मुझे जरूर बता सकती हैं। वैसे यहीं पर पास में एक रेस्टोरेंट खुला है, अगर आप दोनों चाहें तो मेरे साथ चलकर उस रेस्टोरेंट का सबसे फेमस चॉकलेट शेक पी सकती हैं। ट्रस्ट मी, उनका चॉकलेट शेक सच में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें वैसे भी घर के लिए देरी हो रही है। आप घबराइए मत, मैं कोई गलत लड़का नहीं हूँ, बल्कि आप तो मुझे अपना भाई समझिए। अगर मेरी कोई बहन होती तो बिल्कुल आप जैसी होती। निखिल की बात सुन पूनम और परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख निखिल कहता है, आप लोगों की आंखों में इस तरह आंसू, क्या मैंने कुछ गलत कहा?
निखिल के पूछने पर पूनम सारी बात बताती है, जिसे सुन निखिल काफी उदास हो जाता है। हम लोगों की कहानी लगभग एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है। मैं आप लोगों की तरह अनाथ तो नहीं, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है। हर साल रक्षाबंधन और भाई दूज जैसे त्योहार पर मुझे भी बहन की कमी काफी महसूस होती है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको भालो बहनों से मिल सकता हूँ? निखिल की बात सुन पूनम और परी निखिल को अपनी झोपड़ी में ले आती हैं। निखिल पूनम और परी की बाकी बहनों से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है और कब सुबह से शाम हो जाती है उन सबको पता ही नहीं चलता। रात के 10 बजने वाले हैं, क्या आपको अपने घर नहीं जाना? जाना तो है, लेकिन 5 बहनों का साथ पाकर मेरा मन ही नहीं कर रहा है जाने का। वैसे कल भाई दूज का त्योहार है। मैंने आज तक कभी भी भाई दूज का त्योहार नहीं मनाया, क्योंकि आज तक मेरी कोई बहन ही नहीं थी। लेकिन आज देखो भगवान ने 1-2 नहीं बल्कि 5 बहनें दी हैं। तो क्या आप इस साल भाई दूज का त्योहार मेरे साथ मनाएंगी? निखिल की बातें सुन 5 बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हाँ भैया, क्यों नहीं, हमें भी तो आज तक एक भाई की तलाश थी और भगवान ने उसे आज पूरा कर दिया। हम जरूर इस साल भाई दूज का त्योहार मनाएंगे। उन 5 अनाथ बहनों को एक अमीर भाई मिल गया था, वहीं एक अमीर भाई को 5 अनाथ बहनों का प्यार। अपनी 5 बहनों से विदा लेकर वो बैठता है और अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जल्दी जल्दी उठती हैं और तैयार होकर निखिल का इंतजार करती हैं। थोड़ी देर में निखिल अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर आता है और 5 बहनों को उसमें बिठाकर अपने बंगले को ले जाता है। इतने बड़े बंगले को देख वो काफी हैरान होती हैं। अरे वो भैया, आपका घर तो किसी महल जैसा है। आप क्या इस महल के शहजादे हो? अरे नहीं मेरी गुड़िया रानी, मैं कोई शहजादा नहीं हूँ। निखिल अपनी 5 बहनों को अपने घर के अंदर ले आता है। टेबल पर रखी आरती की थाली उठाकर लक्ष्मी सबसे पहले निखिल के साथ भाई दूज बनाने लगती है कि तभी अचानक वहां निखिल के माता पिता आ जाते हैं। लक्ष्मी जैसे ही निखिल के पिता को देखती है तो उसके हाथ से आरती की थाली छूट जाती है। क्या हुआ, तुम्हारे हाथ से ये आरती की थाली क्यों गिर गई? आप यहाँ, आप अभी तक जिंदा हैं? हाँ, मैं जिंदा हूँ। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि तुम 5 अभी तक जिंदा हो। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी माँ ममता तुम 5 को किसी ट्रेन की पटरी पर लिटाकर खुद भी ट्रेन के नीचे आकर मर गई होगी। मर तो आपको जाना चाहिए था। आपने जो हमारे और हमारी माँ के साथ किया ना, उसके लिए भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? और क्या किया है मेरे पापा ने आपके साथ? जिसे तुम अपना पापा कह रहे हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि हम 5 के भी पापा हैं। लक्ष्मी की आवाज सुन उसकी 4 अनाथ बहनें और निखिल काफी हैरान होते हैं। दरअसल नारायण और ममता की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन आज तक ममता ने एक भी बेटे को जन्म नहीं दिया था, जिसके चलते नारायण अपनी 5 बेटियों और पत्नी को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। ममता इस कदर अंदर से टूट जाती है कि वो अपनी बेटियों के सामने अपने पति को मरा हुआ ही घोषित कर देती है। 4 बहनें काफी ज्यादा छोटी थी, इसलिए उन्हें अपने पिता की शक्ल आज तक याद नहीं थी, पर लक्ष्मी अपने पिता की शक्ल को कभी नहीं भूल पाई थी। अपने पिता की सच्चाई सामने आ जाने पर निखिल को बहुत बड़ा सदमा लगता है। बोलिए पिताजी, क्यों चुप हैं आप? ये जो कह रही है वो सच है या झूठ है? हाँ, ये सब सच है, क्योंकि मैं बेटी नहीं बल्कि बेटा चाहता था, जो मेरा खानदान और नाम आगे बढ़ा सके। मुझे शर्म आती है कि आप जैसी सोच रखने वाले इंसान का बेटा हूं मैं। बस अब बहुत हुआ, मैं आप लोगों के साथ और नहीं रह सकता। इकलौते बेटे होने की वजह से नारायण ने उसके बचपन में ही अपनी सारी जायदाद निखिल के नाम कर दी, जिसके चलते नारायण अपनी पत्नी को लेकर अपने दूसरे घर में चला जाता है। पापा ने जो आप लोगों के साथ किया, आप लोगों ने आज तक जितने दुख दर्द परेशानी सही, मैं उसे भुला तो नहीं सकता, लेकिन मैं पिताजी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। निखिल, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो हमारी किस्मत की है, लेकिन देखो ना, आज भाई दूज के दिन हमें हमारा भाई मिला और सारी सच्चाई भी सामने आ गई। हाँ भैया, आप बहुत अच्छे हो, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो हमारे प्यारे भैया हो। निखिल अपनी 5 बहनों को गले से लगाता है, जिसके बाद आज पहली बार 5 बहनें और अपने अमीर भाई के साथ भाई दूज का त्योहार बनाती है और अब निखिल अपने माता पिता को छोड़कर अपनी 5 बहनों के साथ ही हंसी खुशी रहता है। हरिहर भैया, परेशान मत हो, भाभी बिल्कुल ठीक रहेंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। अरे क्या बताऊं, तेरी भाभी को ये पहला बच्चा है और मुझे बहुत चिंता हो रही है। उसकी बेचारी कितनी कमजोर हो गई है प्रेगनेंसी के चलते। कोई बात नहीं भैया, आप चिंता मत करो, ऊपर वाले पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। विनोद ऐसा कहकर अपने भाई को हौसला देता है, जिसके बाद कुछ ही देर में दाई माँ अपने दोनों हाथों में 2 जुड़वा बेटियों को लेकर बाहर आती हैं। मुबारक हो हरिहर, तुझे 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं। ये सुनते ही हरिहर बहुत खुश होता है।
2 जुड़वा बेटी हुई है। अरे वाह, आपने तो मुझे बहुत खुश कर दिया। जा विनोद, जल्दी से लड्डू पेड़े लेकर आ और पूरे गांव में बांट, मुझे जुड़वा बेटियां हुई है। हरिहर बहुत खुश था। वह जब अपनी दोनों जुड़वा बेटियों की शक्ल देखता है तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। बेटियों को देखने के बाद में सबसे पहले अपनी पत्नी विनीता के पास जाता है। विनीता, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिरकार हमें संतान हो ही गई। हाँ, तुमने सही कहा। वैसे विनीता, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं कुछ सोच रहा था। बोलिए जी, क्या सोच रहे थे आप? मेरी और मेरे भाई की शादी को आज पूरे 6 साल हो गए हैं और 6 साल बाद सिर्फ तुम्हें संतान हुई है। विनोद को ना तो कोई बेटी है ना कोई बेटा है। कई बार तुम्हारी देवरानी के कई बच्चे खराब हो चुके हैं और हमारे पास 2 बेटी हुई हैं। कहीं ये भगवान को कोई संकेत तो नहीं है? आप कैसे संकेत की बात कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्यों ना हम अपनी एक बेटी को विनोद को दे दें? वो हमारी बिटिया का बहुत अच्छे से ख्याल और तुम्हारी देवरानी भी उसका ख्याल रखेगी। कितना बड़ा दिल है आपका। आपने जो सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। विनीता के ये सुनते ही हरिहर बहुत खुश होता है। वह अपनी एक बेटी विनोद के हाथ में रख देता है। भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो और औलाद का न होना मैं समझ सकता हूँ। बहुत दुखदाई होता है। 6 साल से हम दोनों भाई औलाद के लिए तरस रहे थे। ईश्वर ने मुझे औलाद दी है, वो भी एक नहीं 2। इसलिए आज से इस बेटी पर तुम्हारा अधिकार है। इसके पिताजी तुम हुए। विनोद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने भाई को गले से लगा लेता है। अब दोनों भाई दोनों बेटियों की गांव में परवरिश कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द विनोद की सरकारी नौकरी शहर में लग जाती है। भैया, मुझे और बबीता को शहर जाना पड़ेगा। नौकरी की वजह से हम आपसे मिलने आते जाते रहा करेंगे। ठीक है भाई, आते जाते रहना। इस तरह विनोद शहर आ जाता है और शहर आकर अपनी नौकरी और घर में सेटल हो जाता है। उसे गांव जाने का टाइम ही नहीं मिल पाता। ऐसे ही उसकी बेटी शहर के स्कूल में पढ़ लिख कर शहरी तौर तरीकों में पलकर बड़ी होती है। स्कूल के मॉडल कंपटीशन में देखना, मैं ही जीतने वाली हूँ। मेरे आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। मोना, तुम हो ही इतनी कूल एंड मॉडल टाइप की लड़की, तुम तो हर एक कंपटीशन को जीत जाओगी। वो तो है ही। मोना जहां शहर की एकदम मॉडर्न टाइप की लड़की थी, तो वहीं उसकी जुड़वा बहन जो गांव में रहती थी, वो बहुत साधारण और सिंपल रूप में अपने गांव में अपने माता पिता के साथ रह रही थी। उनकी देखरेख करना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा मूल्य था। माँ, बाबूजी, मैंने आप लोगों के लिए खाना बना दिया है, आप खाना खा लीजिए। चलो खाना खा लेते हैं, हमारी बेटी ने हमारे लिए खाना बनाया है। राधा के कहने पर उसके माता पिता चटाई पर बैठकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। अभी गांव का एक आकाश नाम का आदमी हरिहर के घर पर आता है। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो? बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए। अरे आकाश, तुम बताओ क्या खुशखबरी लेकर आए हो मेरे लिए? आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे घर का रिश्ता है। अब हमारी राधा शादी के लायक हो गई है। छोटी सी हुई थी, पता ही नहीं चला कब इतनी बड़ी हो गई कि अब इसकी शादी भी करनी होगी। हमारी राधा हमसे बहुत जल्दी दूर चली जाएगी, यकीन नहीं हो रहा। ठीक है आकाश भैया, तुम हमें लड़का दिखाना। लड़का पसंद आ गया तो हम अपनी बिटिया की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। खैर, ये सारी बातें छोड़ो, खाना खा लो। अरे आप लोग खाओ, मैं चलता हूँ, मुझे भी बहुत सारे काम हैं। आकाश इतना कहकर वहां से चला जाता है। कितने साल हो गए हैं विनोद को शहर गए हुए, उसने तो पलट कर देखा ही नहीं। अब बिटिया की शादी में उसे खुद जाकर बुलाऊंगा और 2 कान पर लगाऊंगा कि शहर आकर वो अपने भाई और भाभी को भूल गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर हमारी बिटिया की शादी जो होगी। हरिहर और विनीता ऐसा कहकर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ राधा मन ही मन दुखी हो रही थी। अगर मैं शादी करके अपने ससुराल चली जाऊंगी तो फिर मेरे माता पिता का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। काश कि मैं लड़की नहीं लड़का होती तो ज्यादा अच्छा होता। राधा खाना खाने के बाद गोबर पातने के लिए चली जाती है और इधर शहर में मोना का रैंप वॉक पर जाने का नंबर आने ही वाला था। वह पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी कि तभी उसके फोन पर उसके पिता विनोद के फोन से फोन आता है। हेलो पिताजी। मोना, मैं जीटीबी हॉस्पिटल से नर्स बात कर रही हूँ, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारे पिताजी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है। ये सुनते ही मोना के हाथों से फोन गिर जाता है और वह अपनी रैंप वॉक छोड़कर वहां से अस्पताल के लिए चली जाती है। नर्स, नर्स, कहाँ है मेरे पिताजी, क्या हुआ है उन्हें? तुम्हारे पिताजी का वार्ड रूम 333 है, एक बार जाकर उनसे मिलाओ। मोना तुरंत अपने पिता के पास जाती है। पिताजी आप कैसे हो? ये सब कैसे हो गया?
बेटी, मुझे हार्ट अटैक आया है। पता नहीं कब मुझे क्या हो जाए, और मुझे कैंसर भी था। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। जाने से पहले मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। देखो, जो सुनकर भी तुम्हें बहुत झटका लगेगा, लेकिन बेटी, असल में तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ गांव में रहती हैं। साथ में तुम्हारी एक जुड़वा बहन भी है। पिताजी, आप ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? मैं आपकी ही बेटी हूँ। देखो, ऐसा मजाक मत करो। माँ तो कुछ साल पहले ही मुझे छोड़कर चली गई, और अब आप भी चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है बेटी। तुम अपने असली माता पिता के पास चली जाना। ये तुम्हारे घर का पता है। तुम्हें देखते ही तुम्हारे माता पिता तुम्हें पहचान लेंगे। इतना कहते ही विनोद अपनी आखिरी सांसें छोड़ देता है और भगवान को प्यारा हो जाता है। मोना अपने पिता के सीने पर सर रखकर रोती रह जाती है। अब मोना का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। शहर में वह किसके सहारे रह पाती? जो एड्रेस उसके पिताजी ने मरते वक्त उसे दिया था, वह उसे एड्रेस के सहारे गांव में पहुंच जाती है, जहां वह अपने बूढ़े माता पिता के साथ साथ अपनी जुड़वा बहन को भी देखती है। इधर विनीता और हरिहर मोना को देखते ही उसे पहचान लेते हैं। मेरी बेटी? ये तो मेरी दूसरी बेटी है। अरे, तुम इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। विनोद कहाँ है? विनोद नहीं आया? बेटी, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? झूठ बोलकर जो इतने साल तक मेरे साथ रह रहे थे, वो मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। अब तो आप ही मेरे माता पिता हो। ये सुनते ही विनीता और हरिहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने शहर की बेटी को गले से लगा लेते हैं। अब उस दिन के बाद से मोना अपने गांव के घर में रहने लगती है, लेकिन उस गांव में उससे रहा ही नहीं जा रहा था। ऊपर से वह अपनी बहन के ऊपर नौकरानी की तरह हुक्म चलाती थी। ये सब क्या करती रहती हो तुम? गोबर में हाथ डालकर उससे सारे घर में लिपाई करती हो और फिर इन हाथों से हमारे लिए खाना भी बनाती हो। हाँ तो क्या हुआ, मैं हाथ धोती हूँ बहुत अच्छे से। मेरे लिए तुम खाना मत बनाना, मैं अपना खाना खुद ही बना लूंगी। पता नहीं कैसे गंदी तरह रहती हो तुम। राधा को अपनी जुड़वा बहन के मुंह से ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहती। इधर मोना अपना खाना खुद बनाने की कोशिश करती है, लेकिन चूल्हे पर उससे खाना भी नहीं बन पाता। इससे अच्छा तो मैं शहर में थी, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी, कॉलेज जाती थी, खाना भी बाहर से आ जाया करता था। यहाँ पर तो खुद बनाना पड़ रहा है, वो भी इस मिट्टी के चूल्हे पर। मोना को दुखी देखकर विनीता अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाकर उसे दे देती है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम गांव का रहना सीख जाओगी और तुम्हारी बहन तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। इस गंवार की तरह मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना है। मोना ऐसा कहकर अपना खाना खाने के लिए चली जाती है। मोना को अपनी जुड़वा बहन जरा भी पसंद नहीं थी, लेकिन राधा को मोना बहुत पसंद थी। वो उससे बहुत प्यार भी करती थी, लेकिन मोना की वजह से वह उसके पास नहीं जाती थी। एक दिन मोना छोटे कपड़े पहनकर जा रही होती है, जिसकी वजह से गांव के कुछ बदमाश लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। इस वक्त राधा मटकों में नदी से पानी भरकर ला रही होती है। अच्छा, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी बहन को छेड़ेंगे, आज तो मैं इनका भूत ही बना दूंगी। राधा नीम की एक टहनी तोड़कर उन बदमाशों को बहुत मारती है। राधा का ये प्यार देखकर मोना को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उससे माफी मांगती है। गांव में रहकर भी तुम कितनी दिलेर हो और कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हें समझा नहीं, मुझे माफ कर देना। उस दिन के बाद से गांव और शहर की बहन एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। देखा आपने दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो गांव में रहता हो वह गंवार ही हो और जो शहर में रहता हो वह चालाक ही हो। हालातों से लड़ना दिमाग का काम होता है, इसका किसी जगह से लेना देना नहीं है। क्या आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जो कि गांव में रहती हो लेकिन शहर की लड़की से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और चतुर हो? तो कमेंट बॉक्स में उसे टैग जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।